हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। एग्जाम का सीजन है तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अपना बिजनेस इन्वायरमेंट शशि अग्रवाल के साथ रिवाइज कीजिए। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुके हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ भी जो है मेरी ऐप के अंदर आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी हैं, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जैसे हमारे देश के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर्स के अंदर या डिबेंचर्स के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो यहाँ पे वी विल डिस्कस ओनली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंपनी जो है जो इंडियन कंपनीज हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करती हैं, या तो वो अपनी होली ओन्ड कंपनी जो है इंडिया के अंदर सेटअप करती हैं या किसी दूसरे देश के अंदर सेटअप करती हैं, या उस कंपनी के जो शेयर हैं उसको परचेज करती हैं ताकि उस कंपनी की को मैनेज किया जा सके। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब फॉरेन कंपनी है वो होली ओन्ड कंपनी सेटअप करती है, या जो इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया, तो जो इंडिया के अंदर सिचुएटेड कंपनी है उसके शेयर परचेज करती है या फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर एंटर करती है। मेन फीचर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के है कि जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर मैनेज्ड बाय फॉरेन कंपनीज, और न्यू कंपनीज आर सेटअप इन होस्ट कंट्री बाय द फॉरेन कंपनीज। कि यहाँ पे या तो फॉरेन कंपनी जो है वो जैसे इंडिया के अंदर जो है अपनी कंपनी सेटअप करती हैं, या जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश है उनके शेयर परचेज करती हैं, इस इरादे से करती हैं कि उनको मैनेज किया जा सके। तो इस तरह की कैटेगरी के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क लेते हैं, क्योंकि वहां पे वो कंपनी सेटअप करते हैं या कंपनी के शेयर परचेज करते हैं ताकि कंपनी को मैनेज किया जा सके। तो उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उसी तरह जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोलैबोरेशन भी आ जाती है। यहाँ पे जो फॉरेन है, जैसे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन एंटरप्रेन्योर और जो फॉरेन एंटरप्रेन्योर हैं वो दोनों मिलकर फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे वो मतलब दोनों मिलके जो है सेटअप करते हैं। और उसी तरह डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, पहले तो एनवायरनमेंट जो है जो सराउंडिंग है जो बिजनेस को इफेक्ट करती है। इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम क्या है, विजन सिस्टम क्या है, मिशन सिस्टम क्या है, इसकी पॉलिसीज क्या है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फोर्सेस होती हैं, जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, पब्लिक है, कस्टमर्स हैं, और जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल फैक्टर जो होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहाँ पे जब हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं तो रेलिवेंट फैक्टर्स को हमें जानना बहुत जरूरी है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनल एनवायरनमेंट को जब हम स्टडी करते हैं स्वॉट एनालिसिस के द्वारा, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे फैसले वगैरह अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, तो इंटरनल एनवायरनमेंट से हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है। जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट्स है। इंटरनल एनवायरनमेंट हमें डायरेक्टली और रेगुलरली प्रभावित करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है हमें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और डिस्टेंटली जो है इफेक्ट करता है। इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है विद इन द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट उसी कंपनी को ही इफेक्ट करता है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ये सब तरह की कंपनीज को इफेक्ट करता है। और उसी तरह इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है।
तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जब हम आर्थिक सुधार की बात करते हैं तो वो फंडामेंटल चेंजेस जो कि 91 के अंदर इंडिया के अंदर स्टार्ट की गई थी और यहाँ पे था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे था कि हमने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है जिसके अंदर काफी सारे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थे ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हो सके। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे वो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 91 के अंदर स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पे था कि जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो हमारे इंडियन लोग हैं उनका फेथ भी रीबिल्ड हो सके और जो बाहर के लोग हमारे देश के अंदर निवेश करते हैं तो उनका फेथ भी रिस्टोर हो सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस करती है यहाँ पे ताकि जो कंट्री है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट हो सके। और यहाँ पे वो बहुत सारे रिफॉर्म्स और पॉलिसीज करती हैं ताकि इकोनॉमी की जो फंक्शनिंग है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थे 91 के अंदर इनिशिएट किए थे। तो इंडिया अडॉप्टेड दी एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइज का मतलब था कि जैसे पहले बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल थे, लाइसेंसिंग सिस्टम था और मतलब बहुत सारे मतलब प्रोसीजरल बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर था। तो वहां पे क्या किया, सिंगल विंडो किया, तो लिबरलाइज किया कि आपको बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल फेस नहीं करने पड़ेंगे। और उसी तरह पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी तो प्राइवेटाइजेशन को भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी। और उसी तरह क्या था कि ग्लोबलाइजेशन जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड जो है एक मार्केट है। तो इंडिया अडॉप्टेड द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और उसी तरह जो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत इस वक्त इसलिए पड़ी क्योंकि उस वक्त हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था बहुत ही एडवर्स था। इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस बहुत लो थी और फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा था और इन्फ्लेशन भी तेजी के साथ इंक्रीज हो रही थी और गल्फ वॉर भी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव फोर फीचर्स ऑफ ए कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटलिज्म। देखो कैपिटलिज्म जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, ये तीन तरह का होता है। कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो कैपिटलिज्म के अंदर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिसीजन मेकिंग है और यहाँ पे सारी चीजें जो डिसाइड होती हैं डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे होती हैं तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत कम होती है। तो दो तरह की कैपिटल सिस्टम होती है, लेसिस फेयर जिसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती, सब कुछ मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमिन होता है। रेगुलेटेड और मिक्स कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो है इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर काफी मात्रा में इंटरवेंशन होती है। फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर देखो, राइट टू ओन दी प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस इज द एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म। कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी भी तरह की जो है शेयर मतलब जैसे मतलब मशीनरी, कैपिटल ओन कर सकते हैं। और उसी तरह टू क्लास सिस्टम होता है, हैव्स और हैव नॉट। कैपिटलिस्ट क्लास होती है और वर्किंग क्लास होती है। और यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं वहां पे जो हमारा इंटेंशन है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, सब कुछ मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन होता है और कंपटीशन इंटेंस होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसके अंदर क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बोथ एग्जिस्ट। और आज के मुताबिक मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एक्सरसाइज इकोनॉमिक कंट्रोल। मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट। तो इससे गोल्डन मिक्सचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दोनों की ब्लेंडिंग है। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की फ्रीडम भी है और गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करती है ताकि सोशल वेलफेयर को इंक्रीज किया जा सके। इसके जो फीचर है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है एंड ज्वाइंट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है अपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकता है। ऑक्यूपेशन की चॉइस होती है। जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि सोशल वेलफेयर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट प्लानिंग करती है और काफी चीजें जो होती है डिमांड और सप्लाई के अंदर होती है। और जब इकोनॉमी के अंदर इम्बैलेंसेस होते हैं तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती है। यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव भी होता है और सोशल वेलफेयर का भी मोटिव होता है। जो गवर्नमेंट काम करती है उसके पीछे सोशल वेलफेयर होता है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन ट्रेड? इंटरनेशनल ट्रेड रेफर टू द ट्रेड। देखो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे इंडिया जो है अमेरिका के साथ, इंडिया चाइना के साथ, जापान के साथ
तो ये जो है एक देश दूसरे देश के साथ, या इंडिया के रेजिडेंट जो है दूसरे देश के रेजिडेंट के साथ व्यापार करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड रेफर टू द ट्रेड बिटवीन रेजिडेंट, से इंडिया के रेजिडेंट, अमेरिका के रेजिडेंट, या चाइना के रेजिडेंट, यूएसए के रेजिडेंट, और यहाँ रेजिडेंट जैसे इंडिया के रेजिडेंट और यूएसए की गवर्नमेंट, या दो से ज्यादा जो देशों की गवर्नमेंट के बीच में जो ट्रेड होता है, दैट इज नोन एज ए फॉरेन ट्रेड। तो ये हमारे देश की बाउंड्री के बाहर होता है। डोमेस्टिक ट्रेड जो होता है विद इन द बाउंड्री होता है, फॉरेन ट्रेड जो होता है बिहाइंड द नेशनल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। According to Westerman and Hartman, international trade consists of transaction between the residents of the different countries. Foreign trade जो है that is the exchange of goods and services between two countries in the international market. तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के माध्यम से क्या होता है कि जैसे जो चीजें हमारे देश के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरे देश से मंगवा सकते हैं, चाहे रॉ मटेरियल मंगवा लें, चाहे वहां से फिनिश प्रोडक्ट मंगवा लें, या वो लोग भी हमसे रॉ मटेरियल जो है या फिनिश प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। फॉरेन ट्रेड जो होता है थ्री टाइप्स का, जैसे इम्पोर्ट है, जैसे हम बाहर से कोई चीज मंगवाई है। एक्सपोर्ट होता है कि जब हम बाहर के लोगों को चीजें जो है इंडिया से भेजते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो हमने पाकिस्तान से कोई चीजें खरीदी हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको हमने जापान को भेजा है, इसको हम इंटरपोर्ट ट्रेड कहते हैं। और उसी तरह व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करेंगे। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस द फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो पहले क्या था कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम थी, अगर आपने बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती थी, और उसी तरह बहुत सारे कंट्रोल थे। तो लिबरलाइज का मतलब होता है कि आपको फ्री कर दिया, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, और काफी सारे बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस या मतलब की जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस किया जाता था, तो privatization is the general process of involving the private sector in the operation of a state-owned enterprises। तो गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे करके जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेट जो प्लेयर हैं उनके लिए भी ओपन अप कर रही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इन द एनवायरनमेंट ऑफ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर। तो यहाँ पे है कि पूरा जो संसार है मतलब एक वर्ल्ड मार्केट हो गया है, और जिसके अंदर हमारी देश की जो इकोनॉमी है दूसरे देशों के साथ जुड़ी हुई है, ताकि वहां पे फ्री फ्लो रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन ना रहे। इट इज अ प्रोसेस विच इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग द ओपननेस, ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, हर एक कंट्री दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को डीपली इंक्रीज करती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू ट्रेडिंग सर्विसेज एंड गुड्स इन वर्ल्ड वाइड मार्केट। इसको हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर टू द सराउंडिंग इन विच इंटरनेशनल कंपनीज कैरी ऑन देयर बिजनेस। तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जैसे दूसरे देश के जो लॉज हैं वो भी हमें प्रभावित करते हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है, और उसी तरह कल्चरल के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि काफी सारे इसके अंदर पॉलिटिकल रिस्क, लीगल, टैक्सेशन इश्यूज होते हैं। और इसी तरह क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे अनसर्टिनिटी ज्यादा होती है। दूसरे देश के अंदर क्या पॉलिसी चेंज होती है, किस तरह की चेंजेस आती हैं, तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दैट आर इम्पोर्टेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, फॉरेन लीगल सिस्टम, कल्चरल डिफरेंस एंड डिफरेंट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन, और उसी तरह पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो वो सारी चीजें जो है हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको इफेक्ट करती हैं।